नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 75 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए की सौगात दी है। उन्होंने सिंगल क्लिक से किसानों के खाते में यह रकम ट्रांसफर कर दी। इसके साथ ही कहा कि किसानों के कल्याण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, फसल खरीदी जारी रहेगी, फसलों के नुकसान की राहत राशि दी जा रही। सीएम ने सामाजिक संगठनों से कोरोना में सहयोग की अपील की और कोरोना से लड़ने के लिए 4 सूत्र भी बताए। सबको धन्यवाद। किसान कल्याण के अनेकों काम लगातार जारी रहेंगे। सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसान मित्र सरकार है। आपकी फसलों का जो नुकसान हुआ है, खरीफ की फसलों का, रबी में भगवान की कृपा रही, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस नुकसान के राहत की राशि भी और फसल बीमा योजना का पैसा भी, राहत की राशि की किस्तों का भुगतान किया गया, फसल बीमा योजना का पैसा भी आएगा हर छोटे से छोटे किसान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में हमने तय किया कि किसान सम्मान निधि के साथ साथ मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना जोड़ो और 4000 रुपया राज्य शासन की तरफ से डालो। पिछले साल ये योजना चालू की थी, आपको ध्यान होगा। उसके पीछे हमारा लक्ष्य एक ही है, छोटे से छोटे किसान को भी 10,000 रुपए की राशि हर साल मिल जाए। आयुष्मान योजना में कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा है कि जो निर्णय मेरी सरकार ने 14 महीने पहले लिया, उसे लागू करने में शिवराज सरकार ने पूरे 14 महीने लगा दिए। कमलनाथ ने कहा कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है, झूठा श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है। कमलनाथ ने कहा कि अगर योजना को पिछले साल ही लागू किया जाता तो लाखों लोगों को इसका फायदा हो जाता। कि मुफ्त इलाज के निर्णय को लागू करने में साल भर क्यों लगा? गत 3 माह से जब कोरोना चरम पर था और प्रदेश के नागरिक निजी अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च करके इलाज करा रहे थे, तब सरकार ने मुफ्त इलाज के लिए पूरे देश के निजी अस्पतालों से करार क्यों नहीं किया? क्या सरकार के जिम्मेदारों को 1 साल पहले लिए निर्णय का पता नहीं था जो निर्णय मैंने लिया था? मैं तो शिवराज जी से कहना चाहता हूं कि झूठा प्रचार बंद करें। प्रदेश के सभी नागरिकों के मुफ्त इलाज के मेरे निर्णय। इधर इंदौर में कोरोना महामारी के बीच कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग में चल रहा गतिरोध आखिरकार आज थम ही गया। कलेक्टर मनीष सिंह ने अपने व्यवहार के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया से खेद जताया। इसके बाद डॉक्टर काम पर लौटा। कलेक्टर ने कहा कि चूंकि हम सब जनता के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए ईगो जैसी कोई बात नहीं है। प्रशासनिक नाराजगी के दौरान उन्हें व्यक्तिगत रूप से यदि बुरा लगा हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। किसी को ठेस पहुंचाने का मेरा कतई मकसद नहीं था। डॉक्टर पूर्णिमा ने 2 दिन पहले कलेक्टर पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाकर इस्तीफा दिया था और इसके बाद कलेक्टर के खिलाफ पूरा स्वास्थ्य महकमा मोर्चा खोल चुका था। लामबंद डॉक्टर्स को समझाने के लिए आज सुबह 2 घंटे जो बैठक चली वो बेनतीजा रही। बैठक में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद थे। इसके बाद फिर बैठक हुई 6 घंटे तक। जो निर्णय लिया था वो सर्वसम्मति से आज वापस ले लिया है। मैं आप सभी डॉक्टर का, पूरे संगठन का, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत इनको आभारी हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। इस आपदा में इन्होंने इंदौर की रक्षा का संकल्प लिया है, आम नागरिकों की सुरक्षा का संबंध लिया है कि इनको इलाज में कोई रुकावट नहीं आए, कोई बाधा नहीं आए। ये सराहनीय और स्वागत योग्य जो इन्होंने निर्णय लिया है। मैं वाकई में दिल से इनका उपकार इंदौर की जनता पर, इंदौर का विश्वास आज और हमारे इस वर्ग पर जागा है।
और इधर अब संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। इन्होंने नियमित कर्मचारियों की तरह 90% वेतन की मांग कर डाली है। 19,000 इनकी संख्या है और 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आधे वेतन पर अभी काम कर रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने 90% वेतन देने के निर्देश दिए थे, लेकिन 3 साल के बाद भी इन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। इन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर 15 मई से हड़ताल की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के इस राज्य स्वास्थ्य समिति, जिला स्वास्थ्य समिति के अंतर्गत 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, चाहे चिकित्सकीय हों या विभिन्न मैनेजमेंट कैडर के हों, लगातार जान हथेली पर रखकर अब कोरोना काल में अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दिन रात दे रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संविदा को शोषण का पर्याय माना है और उन्होंने 5 जून 2018 को एक कैबिनेट में नीति पारित की थी, जिसके तहत नियमित कर्मचारी का न्यूनतम 90% वेतनमान देने के लिए आदेश जारी किए थे सामान्य प्रशासन विभाग ने। लेकिन इस नीति का लाभ एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। हमारी फाइल वित्त विभाग में 3 वर्ष से पेंडिंग में है। संघ मांग करता है माननीय मुख्यमंत्री जी से यह नीति तत्काल लागू की जाए, एनएचएम से आदेश प्रसारित करवाएं, अन्यथा मजबूरन संघ को 15 मई के बाद 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी काम बंद करने पर मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम ऐसे समय में कार्य बंद नहीं करना चाहते, इसलिए करबद्ध निवेदन है तत्काल हमारी इस मांग को पूर्ण किया जाए, ताकि हमें भी अपने कर्मचारियों की सुरक्षा दे सकें और व्यवस्था कर सकें। देश में महामारी फैली है, कोरोना ने कहर ढा रखा है, लोग जिंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं। देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, सरकार जंग जीतने की कोशिश में लगी है, लेकिन कोरोना के साथ देश को उस मानसिकता से भी मुकाबला करना पड़ रहा है जो आज सांसों की सौदेबाजी में लगे हैं। पूरे देश में कालाबाजारी का खेल हो रहा है और कालाबाजारी उसकी जिस पर आज सांसें टिकी हैं। क्या ऑक्सीजन और क्या इंजेक्शन, हर तरफ कालाबाजारी की मारामारी है। एमपी में भी सांसों की सौदेबाजी लगातार जारी है। लगभग पूरे प्रदेश में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी सामने आ रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, सतना, रीवा, देवास, कई जिले हैं जहां पर सांसों की सौदेबाजी का खेल चल रहा है। लोगों की गिरफ्तारी भी हो रही है, रासुका जैसी कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, जो लोग इस आपदा को अवसर में बदल रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि रेमडेसिविर की भी पर्याप्त आपूर्ति है। यह भी दावा किया जा रहा है कि ऑक्सीजन भी इतनी है कि जरूरत से ज्यादा ही है, लेकिन उसके बावजूद अगर बाजार में कालाबाजारी हो रही है तो फिर सरकार का यह दावा कहां टिकता है। किसी की बेबसी का लाभ लोग ले रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी हुई है, जहां से इस खेल का पर्दाफाश हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस की संयुक्त टीम के साथ में गोपनीय जानकारी के आधार पर कि कोई अरविंद एजेंसी है जिसके द्वारा सिलेंडरों को अधिक दाम पर व्यक्तियों को या अन्य अस्पतालों या मरीजों को दिया जा रहा है, ये सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच के द्वारा कार्रवाई की। और जबलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस का डीजीपी को निर्देश है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर यह निर्देश दिया गया है, ऐसे सभी प्रमुख शहरों में स्पेशल टीम का गठन किया जाए, कालाबाजारी करने वाले सभी लोगों को दबोचा जाए, हाईकोर्ट ने कहा। और ऐसे आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कोरोना आपदा पर विस्तृत आदेश जारी किया गया है। 17 मई को रिपोर्ट पेश करनी होगी। और भोपाल से खबर बता रहे हैं, यहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी पर एक्शन हुआ है और 21 मामलों में एनएसए की कार्रवाई की गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के 20 मामलों में एनएसए ऑर्डर्स कंफर्म किए गए हैं। 9 उज्जैन जिले के हैं, 8 इंदौर जिले के हैं और 1 ग्वालियर जिले के साथ 2 जबलपुर जिले के हैं। ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग का भी एक मामला सतना में कंफर्म किया गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन कालाबाजारी पर एक्शन हुआ और 21 मामलों में रासुका की कार्रवाई हुई है। प्रदेश में अभी इंटरस्टेट बसों की आवाजाही पर रोक जारी रहेगी। इसे 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लिए बसों के आने जाने पर इस अवधि तक बैन लगा रहेगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पहले यह रोक 7 मई तक थी। इस संबंध में आदेश जारी कर कहा गया था कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बसों पर इस दौरान रोक रहेगी।
अब परिवहन आयुक्त कार्यालय ने इस रोक को 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने दमोह, रतलाम और गुना के कलेक्टरों को बदल दिया है। गुना के कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को रतलाम जिले की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जबकि रतलाम कलेक्टर गोपाल चंद्र डांड को मंत्रालय में अपर सचिव बनाया गया है। उपचुनाव होने के बाद कलेक्टर तरुण राठी को हटाकर मंत्रालय में उप सचिव पदस्थ किया गया है। वहीं उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई थी। इधर सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक बालाघाट में अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए को गुना का कलेक्टर बनाया गया, जबकि जबलपुर में अपर कलेक्टर अनूप कुमार सिंह को दमोह का कलेक्टर बनाया। और आगर मालवा से खबर, जहां पर झोला छाप डॉक्टर पर देर रात प्रशासन की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। मामले की जांच के दौरान बड़ा खुलासा आगर एसडीएम ने किया और उन्होंने बताया कि फर्जी डॉक्टर के द्वारा फर्जी अस्पताल में मदरसे में संचालित इसे किया जा रहा था। देर रात जो छापा पड़ा उस दौरान वहां से 150 से 200 के करीब मरीज और उनके परिजन मिले थे, जो अपना इलाज यहां पर करवा रहे थे। CMHO और राजेश अमला वहाँ पर पहुँचा तो उनके द्वारा देखा गया कि अंदर बहुत से कम 150-200 लोग इकट्ठे हैं और उनका लगातार इलाज चल रहा है। उसमें कई सर्दी, खांसी, बुखार और इस टाइप के मरीज भी रहे हैं और अन्य पेशेंट भी थे। इनको पहले से हिदायत दे रखी है कि इस टाइप के पेशेंटों का इलाज ना किया जाए, किंतु उसके द्वारा बंद किए जाने के बाद भी इलाज किया जा रहा था, तो उस हॉस्पिटल को बंद करवाया गया। सरकार की लाख समझाइश के बाद भी लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। मंदसौर में प्रशासन ने एक ऐसी ही शादी समारोह में छापेमारी की और इस दौरान आयोजकों और टेंट हाउस वाले के खिलाफ कार्रवाई की। बताएं कि जिले के खानपुरा इलाके में पुलिस के छापे के दौरान खुलेआम नियमों की धज्जियां नजर आई और शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा था। भीड़ को जमा देखकर अधिकारियों ने आयोजकों को खूब फटकार भी लगाई। अलबत्ता क्या कि शादी का समारोह हो चुका था, हम लोगों ने भीड़ को डिस्पर्स किया है। दोनों पक्षों के खिलाफ और टेंट वाले के खिलाफ हम लोग अपराध पंजीबद्ध करके सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करेंगे। सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हैं और मना करने के बावजूद नहीं मान रहे हैं। यहीं के किसी निवासी द्वारा कंट्रोल रूम पर सूचना दी गई थी। उसी सूचना के आधार पर यहाँ पर एसडीएम साहब और नगर पालिका। इधर मध्य प्रदेश के कई जिलों के गांवों में तेजी से संक्रमण फैलता जा रहा है। निवाड़ी में एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति ने कई लोगों को संक्रमित कर दिया, तो ग्वालियर के ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे में 111 लोग संक्रमित पाए गए। वहीं तीसरी लहर ने अब चिंता और बढ़ा रखी है। रिपोर्ट देखिए। निवाड़ी जिले में एक संक्रमित व्यक्ति ने पूरे जिले में संक्रमितों की बारात खड़ी कर दी। ये संक्रमित व्यक्ति न सिर्फ जिले भर में घूमता रहा, बल्कि जिले के लुहारगुआ गांव की बारात में भी शामिल हुआ और इसकी वजह से 40 लोग संक्रमित हुए। ग्राम लुहारगुआ का कॉलोनी में अभी कुछ दिन पहले किसी ने गुपचुप तरीके से बिना अनुमति के शादी की थी, जिसमें 1-2 लोग पॉजिटिव थे। उन्होंने स्वयं को छुपाए रखा, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन किया, इसलिए उनके खिलाफ आज प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज हुआ है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर जिले में पिछले 24 घंटे में ग्रामीण इलाकों से 111 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये ग्वालियर से सटे ईटमा जिले की तस्वीरें हैं। ग्वालियर जिले के ईटमा, मोहना, पनिहार, चिनौर और तमाम गांव कोरोना की चपेट में हैं। ईटमा गांव तो हॉटस्पॉट बना है, यहाँ लगभग 75 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। ये ईटमा गांव की सुबह की तस्वीरें हैं। लापरवाही देखिए, सुबह के वक्त हॉटस्पॉट ईटमा गांव में पॉजिटिव मरीज घरों के बाहर भीड़ लगाकर बैठे नजर आए। दूसरी लहर में अब चिंता बढ़ा रहे हैं छोटे जिले और गांव, और इसमें बड़ी जिम्मेदारी गांव के लोगों की भी है कि वो अनुशासन के साथ कैसे संक्रमण को संभालेंगे। महाराष्ट्र की सीमा से लगे बुरहानपुर जिले में प्रशासन की मुस्तैदी और लोगों की समझ बूझ से संक्रमण को रफ्तार पकड़ने से पहले ही काबू में कर लिया गया। आज थोड़ा नयापन लाए हैं, इनको पालन कराने के लिए। जो अनावश्यक रूप से बाहर घूम रहे हैं, इनको अपन सोशल डिस्टेंस और इसका पालन कराते हुए कोरोना कर्फ्यू को पालन कराने के लिए, उनको सचेत करने के लिए, उनको शपथ दिलाने के लिए, और आज यहाँ चारों थाना प्रभारी द्वारा जो पकड़ के लाए हैं इनको कोरोना कर्फ्यू उल्लंघन करने वालों को, उनको आज स्टेडियम में, ग्राउंड में लाए हैं। सरकार की भी बड़ी चिंता अब यही है कि किस तरह से गांव में बढ़ते संक्रमण को समय रहते संभाल लिया जाए।
ग्वालियर में सुशील कौशिक, टीकमगढ़ में राजीव रावत और बुरहानपुर में शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 घंटे में ही दमोह के नए कलेक्टर बदल दिए गए। अनूप कुमार सिंह को कलेक्टर बनाया गया था और राज्य सरकार ने अपना आदेश फिर से बदल दिया। एस कृष्ण चैतन्य अब दमोह के नए कलेक्टर बनाए गए हैं। अनूप कुमार का जबलपुर से तबादला आदेश रद्द कर दिया गया है। शरद श्रीवास्तव भोपाल से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शरद, ये आदेश अपने आप में थोड़ा हैरान करता है। 5 घंटे में ही क्या हो गया ऐसा जो तबादला आदेश रद्द? बिल्कुल, देखिए आज दरअसल 5 अधिकारियों के जो ट्रांसफर हैं वो सरकार ने किए थे, जिनमें 3 जिलों के कलेक्टर थे और एक जो कलेक्टर दरअसल ज्यादा चर्चा में रहे वो दमोह के तरुण राठी थे, जिनका तबादला आज किया गया। लेकिन बड़ी बात यह कि इस तबादले के कुछ घंटों के बाद ही उनका तबादला आदेश भी तुरंत रद्द कर दिया गया। अनूप कुमार सिंह जो अपर कलेक्टर थे जबलपुर के, उनको कलेक्टर दमोह बनाया गया था, लेकिन वो आदेश पलटते हुए अब जो एस कृष्ण चैतन्य है, अपर आयुक्त है नगर पालिका निगम इंदौर के, उनको दमोह का नया कलेक्टर बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं अब इसमें भी एक सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष की ओर से भी ये लगातार कहा जा रहा है तो हार का ठीकरा है दरअसल दमोह उपचुनाव में वो कलेक्टर पर फोड़ा गया है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर तबादले बदलने पड़ रहे हैं कलेक्टर के कुछ घंटों के अंदर ही, तो फिर ये एक खड़ा करता है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि तबादला आदेश 5 घंटे के भीतर बदलना पड़ा। शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा असर बच्चों की परीक्षाओं पर हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं को अगले आदेश तक के लिए टाल दिया है। प्रैक्टिकल एग्जाम अगले आदेश तक के लिए टाल दी गई हैं। ये परीक्षाएं 20 मई को पहले होने वाली थीं। मंडल के आदेश के अनुसार परीक्षाओं की तारीख के बारे में बाद में घोषणा की जाएगी। इधर कोरोना संकट के बीच जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, वहीं विदिशा से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पर नरिटन ब्लॉक के वर्धा गांव में पेड़ के नीचे मरीज का झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहा है। यही नहीं, रोजाना यहां करीब 100 से ज्यादा मरीज अपना इलाज कराने पहुंच रहे हैं। हैरानी की बात यह कि झोला छाप डॉक्टर अपने पिता की डिग्री के दम पर लोगों का इलाज कर रहा है। इस मामले में जब स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी गई तो पता चला कि वो पिछले 20 सालों से इसी तरह से लोगों का इलाज कर रहा है। पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ अब मामला दर्ज किया है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 20 सालों से ये शख्स बिना किसी डिग्री के लोगों का इलाज कर रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को इस बात की जानकारी ही नहीं है। कितनी हैरानी की बात है। सूचना थी कि ग्राम वर्धा में अब्दुल करीम नाम का व्यक्ति मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है अनाधिकृत रूप से, जिसके पास में कोई डिग्री या अधिकृत रजिस्ट्रेशन इत्यादि नहीं है, और वो IV ड्रिप लगा के लोगों का इलाज कर रहा है तथा ऐसी दवाइयाँ दे रहा है जो प्रतिबंधित किस्म की हैं, जिससे बीमार व्यक्ति की हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है और इस तरीके से इलाज करना खतरनाक है। तब संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर हमारे द्वारा FIR दर्ज कर विवेचना की जाए। थाने पे रिपोर्ट की है कि उसके जो डॉक्टर हैं उनके पास किसी प्रकार की वैलिड डिग्री नहीं थी किसी भी पैथी की, और किसी प्रकार का प्रिस्क्रिप्शन वो नहीं दे सकते, पूरी तरह वो इलीगल है। उस संबंध में प्रतिबद्धता दिए है। उज्जैन में कॉटन फैक्ट्री में आज भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और देखते ही देखते बड़ी विकराल हो गई और पूरी फैक्ट्री को इसने अपनी चपेट में ले लिया। आनन फानन में दमकल की टीम को मौके पर बुलाया गया। दमकल की 10 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद इस आग को काबू में किया। कॉटन फैक्ट्री थी और समझा जा सकता है कि एक बार अगर कॉटन में आग लग जाए तो कितनी मुश्किल आती है इसको काबू में करने में, इसको बुझाने में, क्योंकि भीतर तक अंगारे जो रहते हैं वो कॉटन में भीतर तक रहते हैं। तो ऐसे में 10 गाड़ियां दमकल की लगाई गई, तब जाकर इस आग को बुझाया जा सका। और शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी।
और कॉटन फैक्ट्री, तो ऐसे में आग काफ़ी देर तक यहाँ पर बनी रही। और एमपी अब तक के बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।